हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला थर्ड लेक्चर लगाने वाले हैं। पीवाईक्यू करेंगे पिछले लेक्चर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा वो इसका लास्ट ही हम करने वाले हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो भी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द गोल्फ बॉल वेइंग 200 ग्राम एंड मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर इज वेवलेंथ एसोसिएटेड डी ब्रोगली रिलेशन लैम्डा इक्वल h बाय mv। वो यूज होने वाला फॉर्मूला। फटाफट आंसर बता दो मुझे। कोई सॉल्व कर रहा है? यस सर। ठीक है, रितेश ने बोला था हाफ डे है। दिल्ली में भी हाफ डे है। चलो, हो सकता है। हुआ भाई सॉल्व? मैंने जो बताया वो ध्यान से देख लो। वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्डा फाइंड करना है। क्या होता है h बाय mv। मास आपको दे रखा है, ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करो। वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेलोसिटी मीटर पर आवर है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होनी चाहिए आपके पास, है ना? क्योंकि टाइम का यूनिट तो सेकंड है, एसआई यूनिट। एच क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 -34 होता है, 34 होता है जूल सेकंड। -34 सर, -34 जूल, ठीक है, जूल सेकंड। बस एच की वैल्यू पता है, एम को किलो में बदलो और वी को पर सेकंड में बदलो। बस हो गया आंसर। कैलकुलेशन करो और फटाफट आंसर निकालो। आपका आंसर 23 इंटू 10⁻−34 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, मीटर आ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेटली वैसा सही आंसर आएगा। आई थिंक 30 के आसपास तो आना चाहिए, है ना? 2.3 इंटू 10⁻30। 2.3 इंटू 10⁻−30। तो नीचे वाला कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्या? ऑप्शन ही गलत है ना। चलो कोई चक्कर नहीं है, शायद कुछ ना कुछ तो बच रहा है। 2.3 इंटू 10⁻−30 आएगा भाई, सही है। ऑप्शंस में गड़बड़ है ना? सी ऑप्शन होना चाहिए -30, तो इसके पास है, बाकी किसी के पास -30 है ही नहीं। तो भाई सी ऑप्शन तो ही होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें कुछ मिसिंग है। दैट इज इट। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? स्क्रीन के सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है। एच की वैल्यू भरी है और कुछ नहीं करा। 0.2 आ गया केजी में, वजन आ गया 200 ग्राम बोल का, है ना? और 5/36 तो नीचे आएगा 60 × 60, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बस ठीक है, ठीक है। जतिन ने सही आंसर ही दिया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पीएक्स। पीएक्स ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? पीएक्स में, ओनली पीएक्स। पी ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा है, पीएक्स ऑर्बिटल की। पी का एक ही ऑर्बिटल है, उसके अंदर कितने नोडल प्लेन होंगे? नोडल प्लेन क्या होता है? जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होती है।
तो पी की शेप बनाओ, उस शेप के अंदर देखो ऑर्बिटल की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 कहाँ होती है। ओरल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बताओ सर फटाफट। 0। 0 होंगे। माधव बेटा कोई बात नहीं, जो भी आया ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कुलदीप कह रहा 2, नितेश 1 बता रहा। अच्छा ठीक है, आंसर देखो अब जरा, आंसर देखो स्क्रीन के सामने। पी एक्स ऑर्बिटल है यार, पी में बीच में एक ही नोड होता है बस, वाई जेड एक्सिस पर, दिख रहा है सबको। पी ऑर्बिटल में एक ही नोड होगा ना, पी एक्स में ओनली वन, दैट्स इट, वन नोडल प्लेन। समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, कौन यस क्या सर। गड़बड़ कर रहा था, अब उस गड़बड़ को याद रखिएगा। इसने फॉर्मूला लगा के नोड नहीं निकालने, वो तो जब हमें शेल नंबर दिया होता है तब फॉर्मूला लगा के नोड निकालते होते हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ये है, दिस रिप्रेजेंट, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना सबको, सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चा जो बोर्ड की तैयारी करता है ना, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, पता है, अगर उसको एग्जाम बोर्ड की तैयारी भी करनी है तो। चेक करो कि क्या ये सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। नो सर, सर सही नहीं है सर। ग्राउंड स्टेट है, अगर सही नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एनायनिक या कैटायनिक के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें न्यूक्लियस का तो कोई नाम ही नहीं दिया यार, किसमें प्रोटॉन कितने हैं। प्रोटॉन होंगे तो एनायन या कैटायन के बारे में गैस लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात? यस सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 4s1 आता होता है। यस 4s सर। आएगा, फिर 3d5 आएगा, फिर 3d5, 4s में 1 3d में 5। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये? 4s2 3d4 होना चाहिए। क्रोमियम, क्रोमियम है ना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज गिवन हियर। यस यस सर। यस सर। वही है ये, और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। चलो, सबको समझ में आ गई होगी। ये लो क्रोमियम, सीधा सीधा क्रोमियम। अब आप कहेंगे कि सर हम तो 4s को पहले लिखते हैं फिर 5d लिखते हैं। बेटा आप 3d लिखते हैं ना, बेटा आप लोग 3d को बाद में इसलिए लिखते हो क्योंकि आपको एनर्जी लेवल के हिसाब से भरना है कि पहले एनर्जी लेवल 4s का आएगा, ये कम है, फिर 3d का ज्यादा है। लेकिन असलियत में ऑर्बिटल तो ऐसे ही होते हैं ना, पहले थर्ड शेल सारी आएगी, फिर फोर्थ आएगी। तो ये लोग तो तीसरे को पूरा इकट्ठा दिखाएंगे, फोर्थ को पूरा इकट्ठा दिखाएंगे। भरते टाइम हम सीक्वेंस को याद रखने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर इसमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखा है। ग्राउंड स्टेट व्हाट, दोबारा बोलोगे? सर आंसर में ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ हाँ बिल्कुल ग्राउंड स्टेट है बेटा, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट ही तो है, नॉर्मल है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ग्राउंड स्टेट में, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप याद करते हो वो ग्राउंड स्टेट होती है। जब एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में पहुंचा दें हम, तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो रहेगी नहीं, तो वो एक्साइटेड हो गई, बस बात खत्म, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n and l। n4 है, l1 है, n4 है, l0 है, n3 है, l2 है, n3 है, l1 है। कैन बी प्लेस इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। n प्लस l की वैल्यू निकालो, जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम है वो लोअर एनर्जी, जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है वो हायर एनर्जी। अगर n प्लस l की वैल्यू 2 की बराबर आ रही हो किसी की, तो जिसका n छोटा है ऑप्शन ए वो लोअर एनर्जी होगा। ये थ्योरी बता रहा हूं मैं। सर, ये ऑप्शन ए होगा सर। यस सर। सबसे पहले तो n जिसके छोटे हैं वो निकाल लो, सीधी सी बात ये है। n3 है दो जगह पर, तो थर्ड और फोर्थ का, फोर्थ के n और l की वैल्यू 4 आ रही है और थर्ड वाले की आ रही 5, तो 4 वाला लोअर एनर्जी होगा। ठीक है, फिर थर्ड वाला हायर एनर्जी। ठीक है, ए बता रहे हो क्या आप लोग? गलत बता रहे हो यार ये तो। यस
सही है सर। कैसे हो सकता है? यही होगा ना सर। पहले फोर्थ आएगा फिर सेकंड क्यों आएगा भाई? सर वो तो थर्ड वो हो आएगा। रहा है ना सर। हाँ अरे हाँ सच, n प्लस एल की वैल्यू हाइयर है, इसकी 5 और उसकी Yes, 4 sir. है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो मैंने दूसरे तो दोनों देखे ही नहीं। ठीक है, वो 4 आएगी 2, फिर उसके बाद इसकी 5 आ रही है। ठीक है, तो वहां पर 5 आ रही है तो n की वैल्यू फिर तीसरा आएगा फिर पहला आएगा। सही है, सबका यही आ रहा है? यस सर। यस सर। यस ठीक है, यही है भाई, दैट्स इट। n प्लस एल की वैल्यू जिसका ज्यादा बन रहा है कम बन रहा है उसके हिसाब से n प्लस एल रूल लगता है बस। n प्लस एल रूल लगाओ, जिसका n प्लस एल कम है वो पहले भरा जाएगा, और अगर दो चीजों का बराबर है तो फिर n देखते हैं। n शुरू में नहीं देखते, बाद में देखते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले ऑर्बिट में यानी कि 1s में इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी इसने दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हाइड्रोजन का एटम है। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज आर। n की वैल्यू 2 होगी तो एनर्जी कितनी, n की वैल्यू 3 होगी तो एनर्जी कितनी, n की वैल्यू 4 होगी तो एनर्जी कितनी, n की वैल्यू 5 होगी तो एनर्जी कितनी। काउंट करो सभी को, कैसे काउंट होता है? फॉर्मूला याद है किसी को? Yes, sir. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला माइनस जेड स्क्वायर बाय एन बताओ स्क्वायर जरा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस जेड स्क्वायर जेड बाय एन स्क्वायर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आएगा इंटू माइनस 13.6। 13.6 आ गया। तो z की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो आ गया सीधा सीधा 1 ही आ गया, यानी कि 13.6 माइनस का डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो यही आएगी वैल्यू। है देने देर की n की वैल्यू 2 है तो ये कितना आ गया, 4 से डिवाइड कर दो। n की वैल्यू 3 है, 9 से डिवाइड कर दो। n की वैल्यू 4 है, 16 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? यस सर। करो फिर फटाफट आंसर बताओ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3. सर ए। ऑप्शन ए ही मतलब रिलेवेंट एनर्जी, उसके अलावा बाकी एनर्जियां मिलती नहीं है ना। यस सर। ठीक है, सारे ए कैसे आ रहे हैं आज आंसर? तो भी 3.4 है, बाकी कोई एनर्जी नहीं मिलती है। 4.2 वगैरह तो मिल ही नहीं रही है ना, E2 की एनर्जी दे रही है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोहर एटम एक्सप्रेस्ड एज, ये जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आता है इनटू के आ रहा है। ये के की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एन की वैल्यू 1 होती है, बस वही दिखा रहा है। ठीक है, एक्साइटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है जो डी में है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? मेरे से आंसर दब गया क्या? आंसर दिख गया आपको? दिखाई दिया किसी को? आंसर देखिए। आंसर देख लिया, आप तो बता दो। सर ये आंसर है? ए। सबका ये कैसे आ रहा है यार, ये तो सर गलत बात बताएंगे है। तो ये बता देना सर। नहीं मतलब सभी क्वेश्चंस का आंसर ये कैसे आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा आपकी स्क्रीन के सामने, LL+1 h/2 होता है। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू LL+1 का रूट मल्टीप्लाई में h/2। याद रहेगा सबको? जी सर। L की वैल्यू Yes, 2 sir. होती है, डी ऑर्बिटल के L की वैल्यू 2 होती है, तो LL+1 2+1 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 2 और 1 3 दूना 6, √6 आ गया, h/2 आ गया। बस यही है, यही आंसर है, 6 h/2। दैट्स इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रख लेना फॉर्मूला। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन है इसको, इस उसमें एक और ऐसा ही, LL+1 h/2। देखते हैं आपकी कितनी मेमोरी है, तो हम लिख लेंगे है ना नोटबुक पे, बाद में दोबारा से नकल लगा लेंगे। सर ऑप्शन सी। गुड आइडिया। द फर्स्ट, देखता हूँ, द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय, फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने करा था? ऑप्शन सी, प्लैंक्स ने किया था। यस सर। सबको याद है प्लैंक्स ने किया था। यस सर। जनरली तो बच्चे आइंस्टीन का नाम लेते हैं कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में तो आइंस्टीन जैसे लोगों ने ही थोड़ा मत्था मारा था।
आप लोगों को प्लैंक्स कहाँ से याद आया? प्लैंक्स थ्योरी वो वेव की, प्लैंक्स थ्योरी इक्वल एच इनटू न्यू, ऐसा? ठीक है चलो देखते हैं आपने कहां से रट्टा मारा। गलत रट्टा मारा सबने। ध्यान से देख लो। माधव ने सी दिया, जतिन ने सी दिया, आपने कहां से देखा भाई? प्लैंक्स, ए हैसनबर्ग, डी आइंस्टीन, बी बोहर। बोहर इज द राइट ऑप्शन। Bohr first made use of quantum theory to explain the structure of atom, proposed that energy of an electron and atom is quantized। उसने क्वांटम वर्ड को यूज किया था कि नहीं किया Yes, था? sir. देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है। अब कहां पर है इलेक्ट्रॉन बता सकते हो क्या? 3D में घूमता है साथ में। जैसे मैं बना रहा हूं ना, हर जगह पर एक टाइम के लिए जरूर आया इलेक्ट्रॉन, दोबारा भी आ सकता है। और ये मान लो उसका बीच में सेंटर है कहीं पे, ये है ना, सेंटर दिख ही नहीं रहा होगा। ये मान लो ये सेंटर है ग्रीन वाला, न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं भी घूम सकता है। दैट्स इट। ठीक है चलो, बोहर ने दिया था, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है? तो भाई हमें पता है जब तक डी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या एस में तो ऑब्वियस है एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, जब तक तीनों में एक एक नहीं आएगा तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। डी में 5 होते हैं, जब तक पांचों में एक एक नहीं आएगा तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। वैसे ही करके काउंट करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबकी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, बता देता हूँ। टाइटेनियम का कितना होता है? 22। वेनेडियम का कितना है? 23। आयरन का कितना होता है? 26। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा रखे हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से उड़ा दो। और फिर देखो अगर कोई डी है या एस है तो सबका ऑर्बिटल बॉक्स बनाओ। बॉक्स 5 ऑर्बिटल है तो 5 बॉक्स, लास्ट में 3 ऑर्बिटल है लास्ट शेल में तो 3 बॉक्स, और फिर बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भर के देखो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लगेंगे। समझ में आया क्या कह रहा हूं? जी सर। रितेश, इन 1913 के अंदर, 1905 में बोहर ने उसने थ्योरी दी थी, आइंस्टीन ने, फोटोन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। 1913 में क्या हुआ था रितेश? हमें नहीं पता क्या हुआ था बेटा, आपको पता तो प्लीज टेल अस। डी सर। डी। आयरन में कितने हैं? कितने? मेरा क्वेश्चन है कितने हैं आयरन में? है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान ली आपकी बात, कितने हैं? हाउ मच? बात मानने का मतलब ये नहीं कि सारे कह दें कि अब डी है, क्या पता है गलत हो। आंसर जब देखेंगे तभी पता लगेगा। मैं भी यहाँ पे कुछ सोल्व नहीं कर रहा हूँ। सर डी में है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे हो गए भाई? 26 है डी में, आ हो रहा गए है। सर 4 है। 2 पॉजिटिव निकाला, 2 वहां से चले गए, 4 है। 4 आएंगे डी में तो आयरन में। यस सर। सही बात है। 6 कैसे आएंगे बेटा? सर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने 4s1 3d5 ली है। 4s में 1 क्यों किया? सर 3d5 वो हाफ फिल्ड हो जाएगा ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होएगा क्यों हो इसलिए। जाएगा? मेरी बात सुनो, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आयरन की 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d में कितने आएंगे? 6। क्लियर है? अब आयरन पर 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव कहां से उड़ेंगे पता है? सर 4s से। तो लास्ट 4s, जो सबसे बाहर होती है ना 4s शेल, से। सबसे बाहर वाली, बाहर वाली ओके शेल कौन सी है? आ गया 4th समझ। है सबसे बाहर वाली, इसमें से उड़ेंगे। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए। ये लो, अब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए तो इस पर आ गया अब 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें 26 की जगह 24। ठीक यस सर आ है, गया। तो अब देखिए इसके अंदर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों भरोगे भाई?
ये तो एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ नहीं जाएगा, जो उड़ गया वो चला गया, बस खत्म, खाली रहेगा। तो डी में आ गए 6। अब डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, मैंने बोला था बॉक्स बनाओ। डी में ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 5 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। और आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 6 भरने हैं 5 ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले सब में एक एक भरो, एक एक भर दिया। फिर 5 भरे गए, छठा, एक छठा भर दो। इसमें आए 2 और बाकी सब में एक एक है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड हैं। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. आयरन, आयरन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी वेनेडियम में कितने, टाइटेनियम में कितने, मैग्नीशियम में कितने, वो भी सबको कैलकुलेट करने हैं। चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम में 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों? ई में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं। एस में 2 होते हैं, 2 हैं, बस खत्म। पीछे वाले तो देखना ही नहीं, लास्ट शेल के देखना है बस। इसके अंदर लास्ट शेल कौन सी है, डी नहीं, पूरी थर्ड शेल है। एस में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 ही है। डी में 6 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 ही है। डी में 1, तो 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा, तो अनपेयर्ड आ गया। सेम वेनेडियम 3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, डी में 2 हैं। यहाँ आयरन के अंदर डी में 6 हैं, तो इसका मतलब 6 अनपेयर्ड नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन्स एक एक सिंगल भरे जाएंगे, फिर एक छठा डबल हो जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये है कहानी। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. तो 4 अनपेयर्ड सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, याद है? Yes, sir. मैंने बोला था फॉर्मूला याद रख लेना। कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है? सर 0 आएगा। 0 आएगा। LL+1 का अंडर रूट h/2 पाई। सर एस में तो एल की वैल्यू 0 होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है, मैंने कब मना किया? यस सर, तो इसीलिए सर उसको मल्टीप्लाई Zero आएगा सर। सब कुछ 0 आएगा। ठीक है, 0 है यहाँ पे, ऑप्शन है, बिल्कुल है, सही है। ऑप्शन बी। चलिए ठीक है भाई। तो यहाँ पर 0 आ गया, एल की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो टोटल 0 आएगा 2s में। दैट्स इट। चलो बढ़िया ना। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ से याद हो गया। ऐसे करके जब एक ही तरह के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो हमें एक नया फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। भले ही पहले याद ना हो, लेकिन क्वेश्चन करने से वो याद हो जाता है। थ्योरी में पढ़ा होता है, तो क्या बार बार बुक खोल के थोड़ा देखेंगे फॉर्मूला, इसीलिए क्वेश्चंस लगाओ, अपने आप कुछ चीजें याद हो जाती हैं। LL+1 h/2 पाई का रूट, है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू फोटोन बोथ एज वेव मोशन एंड एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल का मतलब पार्टिकल और वेव दोनों में कौन ऐसा है जो दोनों को, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेट, दोनों बातों को रिलेट करता है, कि वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है चीजों में, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कौन बता रहा है इन चीजों में से। इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करता है ड्यूअल नेचर को, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करता है ड्यूअल नेचर को, E=mc², आइंस्टीन एक्सप्लेन करता है ड्यूअल नेचर को, या E=h/ν, ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को। कौन सी चीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करती है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर सोचो। सोच नहीं सकते तो अक्कड़ बक्कड़ लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छा खासा फिर अक्कड़ बक्कड़ लगा दो। आ रहा है किसी को? किसी को आ रहा है क्या आंसर? कोई आंसर नहीं देना चाहता इस पे? सर चैट बॉक्स में दे रहे हैं सब लोग। चैट बॉक्स में? अरे क्वेश्चन नंबर साथ में लिख दिया करो। अब चैट बॉक्स में पहले भी दिए होते हैं कुछ, तो मैं बाद में जब देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता। ओके सर। बी दे रहे हैं, BDAD, BDAD, E=h/ν।
एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी अगर उसकी वेव की एनर्जी होती है, फोटोन, फोटोन की एनर्जी के लिए E इक्वल एच इंटू न्यू, फोटोन तो वेव नेचर होता है, E इक्वल एच इंटू न्यू वेव नेचर को दिखाता है, E इक्वल mc स्क्वायर किसको दिखाता है? किसी भी मैटर का अगर आपको एनर्जी चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है। बी और डी तो पार्टिकल नेचर को डिफाइन करते हैं, पार्टिकल और सॉरी वेव नेचर को, दोनों को क्या डिफाइन करता है कोई? बोथ हैज वेव एंड सर मोशन। ये सर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का सर पता नहीं क्या मीन। चलो मैं इंटरफेरेंस का मतलब बता देता हूँ। इंटरफेरेंस क्या होता है? दो वेव को आपस में मिलाने पर वो एक बन जाती है, इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन का मतलब है एक वेव से दो हम पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, वो डिफ्रैक्शन का मतलब है। फिजिक्स में आपने अच्छे से जरूर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर तो मैंने बता रखा है खैर क्या होता है, बट हल्का सा बताया केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो बहुत अच्छे डिटेल में है यार, पार्ट टाइप्स ऑफ वेव हैं आपके, वेव इस बार वेव ऑप्टिक्स वगैरह। यस सर है, जी वेव है, सर। ऑप्टिक्स 12। यस सर। हाँ तो वेव में आपने पढ़ा नहीं यार, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, कमाल कर रहे हो। ठीक है चलो मैं आंसर दिखा देता हूँ रट्टा मार लेना। डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है वेव की। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? एक वेव आ रही है, यहाँ पे मैंने एक तीखी सी चीज रख दी, तीखी सी चीज, तो ये वेव दो हिस्सों में टूट गई, ठीक है, ये डिफ्रैक्ट हो गया, डिफ्रैक्शन। इक्वल एमसी स्क्वायर एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये तो मैंने बता ही दिया, पार्टिकल की एनर्जी बताता है, पार्टिकल नेचर को दिखाता है, ई इक्वल एमसी स्क्वायर, है ना। तो ई इक्वल एमसी स्क्वायर तो कुछ है नहीं भैया, तो पार्टिकल नेचर को दिखाएगा, खत्म। फिर इक्वल एच इंटू न्यू, ये क्या है? ये फोटोन को दिखाता है, ई इक्वल एच इंटू न्यू फोटोन की एनर्जी बताता है, ठीक है। तो ये भी दोनों को नहीं दिखाता, फोटोन तो वेव होता है। इंटरफेरेंस फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय द बोथ मैटर एंड वेव्स, इंटरफेरेंस जो है वो मैटर और वेव दोनों को शो करता है। अब इंटरफेरेंस दोनों को कैसे शो करता है? क्वेश्चन अराइजेस हियर। इंटरफेयर का मतलब वो फिनोमेना जो दोनों चीजों में लागू होता है। तो देखो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि अगर दो अलग अलग वेव्स हैं, ठीक है, और वो एक एक जगह पर आकर इकट्ठा हो रही हैं, तो वो एक ही वेव बन जाती है, यानी उनका थोड़ा सा वो बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड और एक ही बन जाती है। डिफ्रैक्शन जो है वो वेव्स दिखाते हैं, पार्टिकल्स जनरली डिफ्रैक्शन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जो इंटरफेरेंस है वो दोनों की प्रॉपर्टी है, बोथ बाय वेव एंड मैटर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल चाहिए तो फिजिक्स वाले टीचर से मत्था मारना भाई, वेव के बहुत सारे टाइप हैं, वो अच्छे से बताएंगे। हालांकि मैंने भी एक बार डिटेल दी थी, वेव होती क्या है, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को वेव ही नहीं पता वेव क्या होती है। और वेव के फिर टाइप्स जो हैं वो किस किस तरह की वेव्स हैं, वो सारा फिजिक्स में डिटेल में पढ़ो बेटा, चीजों को अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ साथ में। बस इतना ही था, खत्म हो गया आज का सेशन, आसान था शुरू क्या? होते ही खत्म हो। हाँ ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। हाँ चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लिया सर। क्वेश्चन आसान थे शायद, है ना, इसलिए जल्दी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, यस यस चलो सर आपके तो। इट्स ओके, नो वरी। तो भाई आज कुछ जनरल चर्चाएं, आप लोगों में कुछ जनरल डाउट ले लेते हैं। 11th आपकी खत्म होने वाली है ना, तो खत्म हो रही है तो क्या करना चाहते हो मुझे ये बता दो, आगे किसने क्या क्या सोचा है आईआईटी के लिए? चलो मुझे ये बताइए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईआईटी के लिए कितने बच्चे आगे जाना चाहते हैं कि हमें आईआईटी ही करनी है? हैंड रेज करे हो भाई, जो सिर्फ आईआईटी में जाना चाहते हैं, है ना। 9 बच्चे हैं, है ना, 16 में से 9 बच्चे हैं जो आईआईटी का सोच के बैठे हैं। तो बाकी के बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें बीएससी वगैरह करना है, ऐसा कुछ बताइए भाई। यही सोचा होगा आपने, कुछ तो सोचा होगा, या सोच ही नहीं है, बोला हमने तो पता नहीं कैसे साइंस ले ली और बस अब ले ली यार, छोड़ो, है ना, आगे क्या करना है, आगे की तो कल की कल देखेंगे फिलहाल तो आज की है ना, सही है, कोई खास बात नहीं है। देखो मैं आपसे सिर्फ आपके एम्स पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप लोग मतलब ये कहें कि हमें आईआईटी नहीं करना चाहते, वो आपकी चॉइस है, करना चाहते हो तो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। अभी रेज हैंड 8 हो गए हैं, एक बच्चा और कम हो गया, ठीक है, फिर से 9 10, ये क्या हो रहा है भाई?
आप लोग सोच समझ के हाथ उठा रहे हो ना कि हमें आईआईटी करना है। सर पिंग हाई होगी लग। हाँ चलो ठीक है। अब मुझे ये बताइए आईआईटी करने के बाद क्या, हमारे पास जैसे कुछ टीचर्स आए थे, आप लोगों ने हमसे डिस्कस भी किया था, आईआईटी करने के बाद क्या। आज जनरल सेशन लेते हैं कुछ, थोड़ा सा क्वेश्चंस तो हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आईआईटी के बाद क्या, कोई एक बच्चा बोलना चाहेगा उसने क्या सोचा आईआईटी करने के बाद। आईआईटी में एडमिशन हो गया सपोज, ठीक है, उसके बाद में एडमिशन होने के बाद हैंड अपने डाउन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। एडमिशन होने के बाद में आप लोग मतलब यूं समझ लो कि अच्छा कॉलेज मिल गया, जो ब्रांच चाहते थे वो ब्रांच मिल गई, इसके बाद आपने बीटेक खत्म कर ली, उसके बाद क्या जॉब करोगे, ऑब्वियस है। सर मेरा एक डाउट था सर। बोलो। सर अभी ना ये डिफाइन नहीं कर पा रही ब्रांच कौन सी चूज करें। ब्रांच के लिए तो थोड़ा और मत्था मारना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जतिन ने जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उनसे, चलो वो एक बाद में मैटर में बात करेंगे, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। ब्रांच तो आप चूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अब जब 11th-12th में पढ़ रहा था तो आपका रूटीन कैसा था, थोड़ा बता दोगे। मैं जब 11th-12th में पढ़ रहा था, मैं बताता हूँ बेटा, ठीक है, मेरे वाला तो मत फॉलो करना यार, ठीक है, मेरे साथ तो लाइफ ने वैसे भी अच्छा नहीं किया, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा पहले सुनना चाहते हो। तो 11th में जब मुझे 1-1.5 महीना हुआ था, मेरे पास किताबें भी नहीं थी, तब मुझे समझ में आ गया था कि मैंने हालांकि सोचा था 10th में कि मैं मेडिकल से एमबीबीएस करूंगा, लेकिन 11th क्लास में ही मुझे समझ में आ गया था कि मेरा इतना लेवल नहीं है कि मैं किताबें भी खरीद सकूं, ठीक है, घर की हालत अच्छी नहीं है, पेरेंट्स समझ लो, पापा मेरे थोड़े से पैरालाइज हो गया था, तो उस वजह से वो बीमार ही रहते थे। तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा, आगे पीछे कुछ है नहीं, पैसे है नहीं, किताबें तक खरीदने के पैसे नहीं है, ट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि मैं एमएससी केमिस्ट्री ही करने वाला हूँ, समझ में आया, तब सोचा था और वो हो भी गई, लेकिन वो बहुत स्लो स्पीड से हुई। 11th में ऐसा हुआ, 12th मतलब बिना किताबों के चली गई, क्या पढ़े होंगे बिना ट्यूशन, सरकारी स्कूल, आपको पता होगा क्या पढ़े होंगे फिर जब किताबें ही नहीं है तो। दिमाग अच्छा था, पास हो गए बस, ऐसे ही पता नहीं कैसे पास हुए, 11th में टीचर्स ने कर दिए। 12th क्लास के अंदर पेपर नहीं दे पाया मैं 12th के, ठीक है, तो 12th में फेल कह लो, जो कुछ भी कह लो, मैंने पेपर नहीं दे पाया फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। उसके बाद 12th क्लास के बाद में घर बैठ गया, घर बैठ गया मतलब ओपन बोर्ड से 12th क्लास के प्राइवेट फॉर्म भरे, मैंने 10वीं करते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, ये बता देता हूँ, ठीक है। 10th क्लास के बाद से पढ़ा रहा हूँ, 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहा था, फाइनेंशियली कुछ हेल्प मिल जाए घर पे, है ना। तो 12th के खुद ने तो पेपर भी नहीं दिए, सोचो 12th क्लास में, फिर घर बैठा रहा थ्रू आउट द ईयर, ओपन बोर्ड से 12th क्लास के फॉर्म भरे, फॉर्म भरे, ओपन बोर्ड से फॉर्म भरने के बाद में थोड़ी सी फीस लगती थी, 1100 रुपए फीस लगी थी 12वीं क्लास की, है ना, रिकॉर्डिंग होना है चलो अब खत्म करेंगे इसको, छोटी सी बात है। 11वीं क्लास 12वीं क्लास की मतलब थोड़ी सी फीस लगी थी 1100 रुपए, उन्होंने किताबें भी भेज दी, उन्होंने भेजी किताबें, ठीक है, ओपन बोर्ड वाले किताबें भी भेजते हैं, उन्हीं किताबों में से रट्टे वट्टे मार के बढ़िया तरीके से, दिमाग ठीक था भगवान की दया से कि ऊपर वाले की, तो पास हो गए 12वीं में। बीएससी में एडमिशन ले लिया, बीएससी में भी एग्जाम नहीं दिए, कॉलेज में जाता ही नहीं था, एग्जाम नहीं दिए, ट्यूशन पढ़ा रहा था घर पे, ठीक है। फिर से घर बैठ गया, अगले साल फिर से घर बैठ के बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, ठीक है। तो बीच में बहुत कुछ और भी हुआ, बहुत सारी बातें हैं, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बहुत सारी टेंशन आई थी। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि चलो यार नहीं दिए तो कोई बात नहीं, सारा साल ऐसे कैसे निकल गया होगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। लास्टली फिर घर बैठ के बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, फिर आई कंपार्टमेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के अंदर, मुझे यकीन नहीं था कि कंपार्टमेंट आएगी, ठीक है, बट आ गई, क्योंकि मैंने 12th लेवल की, तब मुझे समझ में आया था कि 11th-12th बीएससी में तो सारा 11वीं-12वीं भरा पड़ा है, तब मैंने 11th और 12th लेवल पढ़ना शुरू किया, घर पे बैठ के 1 साल बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए, और फिर नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम दिए तो मुझे समझ में आया, तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 10th के बाद पढ़ना तब स्टार्ट किया था, सोचिए। और उसके बाद में तब समझ में आया 11th-12th का तो बहुत कुछ है, तो मैंने 11th-12th को बहुत सारा पढ़ा, ठीक है। उन्होंने जो बुक्स भेज रखी थी ओपन बोर्ड वालों ने वो भी पढ़ी, कुछ समझ आई कुछ नहीं आई, कुछ रट्टे मारे, ऐसे जोड़ तोड़ करके बीएससी होगी, वैसे ही जोड़ तोड़ करके एमएससी।
तो मेरे वाला तो फॉलो मत करना, है ना, सीधी सी बात है। खैर, तो उसके बाद की बात बताता हूँ। तो सिंपल है भाई, हमारे साथ बहुत कुछ समझ लो कि लाइफ में ऊपर नीचे हुआ था बेटा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी थी। जिसके पास बुक्स के पैसे नहीं है तो क्या करें, है ना। बड़ा ठीक तरीके से कहानी सुनाई है, कहानी बहुत ड्रेस्डिक कहानी है मेरी, तो रिकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए। क्यों किसी को ऐसे सुनाना है कि हम पता नहीं कहाँ थे, है ना, कोई जरूरत नहीं होती है उसकी। पर्सनली किसी को बताया जा सकता है, हम यूट्यूब पे थोड़ा उसको चढ़ा देंगे कि हमने पता नहीं कितने धक्के खाए हैं, कितनी प्रॉब्लम सही हैं, वो हमारे अप टू मी है। फिर भी अपना हिम्मत नहीं छोड़ी, पढ़ते रहे, धीरे धीरे करते रहे थोड़ा बहुत। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ अब वो सुनिए। कुलदीप बोल रहा है मैं मैथ का टीचर बनना चाहता हूँ। तो अभी ना मैथ को रगड़ के लो, खींच के। 11th क्लास का एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मैथ में जो आपको याद ना हो अच्छी तरह से, विद फॉर्मूला, विद उसके आंसर तक। इतनी बार कर लो, कैसे याद करें, याद ही करना होता है, प्रैक्टिस इतनी कर लो। कम से कम 4 बार एनसीईआरटी का मैथ आपका सॉल्व हो चुका होना चाहिए। 4 बार एनसीईआरटी का मैथ सॉल्व कर लो, खत्म, आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। एनसीईआरटी कम से कम जरूर करो। फिर उसके बाद में मेंस वगैरह के डीपीपी वगैरह सॉल्व करना वो बाद का काम है, लेकिन एनसीईआरटी आपको जरूर याद होना चाहिए अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हो। सेम टू सेम 12th क्लास में भी उसको पहले दिन से रखना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये बहुत सारा काम है, लोड्स ऑफ वर्क इज देयर, है ना। तो क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से होता क्या है, काम ज्यादा करना पड़ता है, हमें याद नहीं रहता। एक नाम याद करना हो बहुत आसान है, अगर 1000 नाम याद करने हो आपको, अपने पूरे स्कूल के बच्चों के नाम याद करने हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना, एक दिन में तो नहीं होगा। क्या सारे नाम याद किए जा सकते हैं? याद तो किए जा सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो जब आप लोग आंखें खोलते हो ना कि अब एग्जाम आ गया, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपकी आंखें खुलती है। और उस टाइम पे आप सोचते हो कि यार था तो आसान, मेरा दिमाग तो अच्छा, मैं कर लूंगा, लेकिन आप कर नहीं पाते। तो हर रोज लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए। थोड़ा मतलब अगर आपको एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उस सब्जेक्ट पर डेली 2 घंटे लिख कर पढ़ना है। उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके डीपीपी सॉल्व करो, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, क्योंकि ग्रिप बनानी एक सब्जेक्ट। तीनों को स्ट्रॉन्ग बनना, आईआईटी करने वाले हैं तो भाई डेली 1.5 घंटा तीनों सब्जेक्टों पर देना, 4.5 घंटे। मैं हमेशा से बोलता हूँ लिख कर जो पढ़ते हैं वही काउंट होगा। उसके अलावा मेरा लेक्चर है या आपने किसी स्कूल में क्लास लगाई है या कुछ रीड कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो, इवन यू आर मेकिंग द नोट्स, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज स्टडी। उसको पढ़ाई में काउंट मत करना। नोट्स के बनाने हैं बनाओ, नहीं बनाने हैं भाड़ में जाए नोट्स, कोई परवाह नहीं है। गो टू हेल। क्या जरूरी है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। मेरे पास एग्जांपल है, मेरी एक स्टूडेंट थी बीएससी फाइनल ईयर में, आईआईटी जैम की तैयारी की मेरे पास। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक उसका 25 आया था आईआईटी जैम से, एमएससी केमिस्ट्री की, दिल्ली आईआईटी से। केमिस्ट्री भी करवाती है, ठीक है, जनरल कैटेगरी रैंक था उसका 25। उसके बाद कोरोना लग गया 2020 के अंदर, तो एमएससी प्रीवियस भी वो मेरे पास पढ़ी है, एमएससी प्रीवियस, ठीक है। फिर फाइनल ईयर में वो दिल्ली में पढ़ी थी। तो अभी वो पीडब्ल्यू में जॉब कर रही है, फिजिक्स वाला के अंदर, 1.25 लाख रुपए सैलरी है उसकी, है ना, चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर है वो मेरी स्टूडेंट। तो 2022-23 में ही पास आउट है, 23 में शायद, 22 में, है ना। तो ऐसा कुछ। तो अब आप वहां से अंदाजा लगाइए कि एक सब्जेक्ट पर अगर आप कंटिन्यूअसली, वो भी 4.5 घंटे पढ़ती थी, ठीक है। और उसका रूल उसका बताता हूँ, मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे, मैं किस लिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट का, गरिमा नाम है उस लड़की का। तो वो क्या करती थी पता है, जो होमवर्क दो ना वो रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कर करके लाती थी। 50 क्वेश्चन दे दो, 50 करके लाई, ठीक है, कर लिए 50। उसके बाद में अगर उसको 10 दिन बाद कहूँ ना कि बेटा इसको दोबारा से करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, तो बोलती थी सर मेरी नोटबुक में मैं रिवाइज नहीं कर सकती, देखूंगी तो सब रफ काम भरा हुआ है, तो फिर कैसे करूं सर। तो मैं उसको सीधा बोलता था ठीक है तो दोबारा कर ले, कहती सर मैं दोबारा कर लूंगा। वो सारे क्वेश्चन फिर से कर लेती थी और उसका 25th रैंक आया। मतलब उसके पास कोई नोट्स नहीं है, जो पढ़ा है उसको उसने क्या किया, प्रैक्टिसाइज कर लिया। अगर भूल गई तो दोबारा से प्रैक्टिसाइज कर लिया, क्योंकि असली चीज तो यहाँ है ना जो दिमाग में है, बुक खोल के देखने की क्या जरूरत है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है, जिस बच्चे ने कभी नोट्स नहीं बनाए, वो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था और उसका ऑल इंडिया रैंक 25 आया। तो फिर आप लोग बोलिए कि मैं कैसे कह दूं कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है फिर? प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। काउंट सिर्फ वही टाइम होगा जो प्रैक्टिस लिख कर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं, जहां से जो मिले, जो भी आता है उसको पकड़ो, उसको खींच के निकालो, खत्म। समझ में आ गया? तरीका यही है पास होने का। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो नोट्स भी बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद वो प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, अच्छा है। वो भी अगर प्रैक्टिस कम करें तो मैंने ऐसा देखा है कि उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होता, अगर उनकी प्रैक्टिस कम है तो। समझ में आ गई बात? लेकिन जो बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, भले वो नोट्स नहीं बना रहे हैं, उनका सिलेक्शन देखा है मैंने और अच्छे खासे रैंक देखे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है? तो बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, मेरे सामने बैठ के पढ़ता था वो बच्चा। आप लोग तो ऑनलाइन है, ठीक है? तो बच्चे से बहुत सारी बातें आप लोगों से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, भाई ये बताओ, वो बताओ, ऐसे। तो वो जो जनरल चीजें है ना, उससे आइडियाज, हर साल हमारे पास आइडियाज रिफ्रेश होते हैं कि भाई बच्चा ऐसे भी कामयाब हो सकता है, ऐसे भी कामयाब हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो लास्टली जो मुझे कोर ऑफ द मीन मिला, वो क्या मिला कि जो बच्चा 4.5 घंटे लिख कर प्रैक्टिस कर रहा है डेली, रेगुलर, संडे को ऑफ लो, संडे को मत पढ़ो, लेकिन बाकी के 6 दिन डेली, डेली मतलब डेली। अगर आप डेली में एक दिन भी चूक रहे हो तो गलत कर रहे हो। एक महीने में एक दिन की छुट्टी मार सकते हो, चलो ठीक है, 4 संडे और 1 दिन की छुट्टी, तो 30 दिन में 25 दिन आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, 4 दिन पढ़ लिए 10-10 घंटे और 5वें दिन ऐसे फैल गए बेड पे कि बस अब तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, अब तो किताब खोल ही नहीं सकते, है ना? यही होता है भक्तों। Yes, sir. हाँ, और यही वजह है कि फिर हम पीछे रह जाते हैं। तो बेटा आदत तो मेहनत करने की लगानी पड़ेगी। कामयाबी का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, सख्त मेहनत। देयर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में। कुछ लोग बोलते हैं ट्रिक्स बताओ, है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे सीखोगे? स्मार्ट वर्क तब सीखोगे ना जब हार्ड वर्क कर लोगे, तभी तो स्मार्ट वर्क का तरीका पता लगेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इस ट्रिक से याद कर लो, ठीक है? अब कोई ऐसा बंदा हो, मैंने आपको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये बताया, अगर इसकी पीछे की थ्योरी आपको नहीं बता रखी, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे कर लोगे यार? जबकि आपको सिर्फ ट्रिक आती है, इस लेसन में फॉर्मूले पता है, ट्रिक पता है, लेकिन ये पीछे की थ्योरी पता ही नहीं है। तो क्या ये स्मार्ट वर्क हुआ? ये स्मार्ट वर्क आपको मार डालेगा। सिर्फ स्मार्ट वर्क से कभी सक्सेस नहीं मिलती, याद रख लेना। हार्ड वर्क करने के बाद में स्मार्ट वर्क जो किया जाता है उससे सक्सेस मिलती है। पहले हार्ड वर्क करो, बहुत सारे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं आईआईटी के अंदर कि एक क्वेश्चन है जो 15 मिनट लेगा, एक क्वेश्चन है 1 मिनट में हो रहा है। कैसे पता लगेगा बेटा? आईआईटी में बैठ के तो नहीं पता लगेगा। क्या मैं वहां पे साथ में बैठूंगा, बेटा ये 1 मिनट वाला, ये वाला कर ले, ये वाला छोड़ दे? आपको खुद देखना है, तो खुद कैसे पता लगेगा? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगता है, ये वाले क्वेश्चन पे कम टाइम लगता है। तो आप शक्ल देख के बता दोगे कि इस क्वेश्चन पे तो टाइम लगेगा सर, इसमें तो फॉर्मूला और कैलकुलेशन ज्यादा सारी है, और ये वाला क्वेश्चन तो ओरल है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। तो यानी हार्ड वर्क करके स्मार्ट वर्क का पता लगा कि ये क्वेश्चन करना और ये नहीं करना। जो ज्यादा टाइम खा रहा है उसको छोड़ दो। क्यों? हमें पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, तो जो छोटा है वो करो ना। कैसे पता लगेगा? यहां पर आपको हार्ड वर्क करना है, यहां पर बड़ा क्वेश्चन भी सोल्व करना है, ताकि पेपर में उस बड़े क्वेश्चन की शक्ल देख के पहचान सको कि ये बड़े वाला क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करता, पहले मैं छोटे वाले करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो गए, अब सारे छोटे खत्म हो गए, फिर मीडियम वाले उठाओगी, छोटे से थोड़े बड़े, फिर बड़े क्वेश्चन उठाओ अगर टाइम है तो। नहीं है तो जितना हो गया दैट्स इट, सबमिट करो। समझ में आया क्या स्ट्रेटजी होती है? स्पीड की। लेकिन घर पे हमें क्या करना है? उल्टा करना है। जो बड़े क्वेश्चन उसमें ज्यादा टाइम लगाना है। एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लग रहा है, लगाओ आधा घंटा, छोड़ना नहीं उसको। यहां पर तो लगाना है, लेकिन पेपर में देखते ही शक्ल, उसकी तरफ शक्ल ही नहीं करनी। ना 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 ना, ना ये तो छेड़ना ही नहीं, आधा घंटा वाला क्वेश्चन है, खत्म। क्योंकि वो आपका आधा घंटा पी जाएगा। 3 घंटे क्वेश्चन में 2.5 घंटे मिले यार, एक क्वेश्चन सोल्व होने में आधा घंटा, 6 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे ऐसे तो, है ना? तो इसलिए ऐसे करके आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो मेहनत करने का तरीका यही है कि आपको डेली 4.5 घंटे बैठना है। आई वॉज नॉट एन IITian, मैं IITian नहीं हूं, लेकिन मेरे बहुत से स्टूडेंट IIT में पढ़ भी चुके हैं, नीट भी क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑब्वियस है IIT से MSc भी कर चुके हैं, ठीक है, और अच्छे खासी जगह पर कमा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी लग चुके हैं। हमारी कंडीशनें अच्छी नहीं थी, मेरी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, मैं अपने टाइम में उतना कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास किताबों तक का भी भाई खरीदने का और वो सारे संसाधन नहीं थे। अभी मेरे पास बहुत कुछ है, संसाधन के केस में देखूं मैं तो मेरे पास काफी सारी फैसिलिटीज है। लेकिन अभी जब इंसान जॉब में पड़ जाता है ना बेटा, आप लोगों के लिए PPT तैयार करना, ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन डालें, कौन सा ना डालें, किस लेवल का डालें, कैसे डालें, क्या आपको समझाएं, फिर उसको एक्सप्लेन करना यहाँ आपके साथ में,
तो हमारे लिए ये वर्क के बाद फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, ये सब निपटाने के बाद में आप अपने लिए पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाओ, दैट इज नॉट सो इजी वर्क। समझ रहे हो ना? आपके पास सिर्फ पढ़ने का काम है, एक ही काम है। मेरे पास तो मेरी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, मेरे फादर भी मेरी एक जिम्मेदारी थी। 3 साल में जॉबलेस रहा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं जॉब कर सकूं। 1 घंटा बाजार में जाता था ना, तो वहां पर भी कई बार घर से फोन आ जाता था कि आपके पापा ने, मम्मी फोन करते थे कि बेटा पापा ने तेरे बाथरूम कर दिया, अब उनको साफ करना है। तो बाजार से भी वापस आया हूं मैं, सोचो कि कुछ सामान लेने के लिए गया था, आधे रास्ते में आ गया वापस, आधे रास्ते से वापस आना पड़ा, और उनको साफ करो, आधा घंटा लगता था उनको साफ करने में। साफ करके ड्राई करके फिर अच्छे से ड्रेसिंग करके उनको बैठाना, ठीक है। सर्दियों के अंदर तो 24 घंटे उनके पास बैठना पड़ता था। लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे थक जाते थे, इसलिए बैठाओ उनको, बैठाने के बाद उनको कंबल में लपेट के उनके सामने हीटर रखना पड़ता था। अब सामने हीटर रखा हुआ है, वो कई बार चेयर से गिर जाते थे बैठे बैठे, क्योंकि उनके हाथ पैर तो चलते नहीं थे, अपने आप शरीर मुड़ गया, ऐसे धीरे धीरे करके नीचे नीचे गिर गए, हीटर पे गिर गए, आग वाग लग गई, करंट लग गया तो उनके पास ही बैठे रहना पड़ता था। रात को भी मैं 3-4 बजे सोता था, क्योंकि वो कभी भी बाथरूम कर देते थे, और बाथरूम करने के बाद भाई मैं गीला नहीं रखना चाहता था, उससे उनकी स्किन सड़ सकती थी, स्मेल आने लग सकती थी। तो मैंने उनको कभी गीला नहीं रहने दिया बाथरूम के अंदर भी, कि नहीं नहीं इनको ऐसा नहीं। हर 10 मिनट में चेक करता था, हर 10 मिनट में, कि बाथरूम तो नहीं कर दिया। बहुत सारी चीजें थी, तो इतनी सारी टाइम, और फिर उनको बाथरूम भी लेके जाते थे भी, चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कर ही ले, है ना। कुलदीप बोल रहा है मेरे पास भी जिम्मेदारी है। चलो अच्छा बेटा, उनके साथ साथ एक चीज बताता हूँ, जिम्मेदारी को ये मत अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे जैसे लड़के एमएससी नहीं करते होते, जिनके पास ना पैसा है ना टाइम है ना। लेकिन अगर मैं एमएससी कर गया तो कुछ ना कुछ हिम्मत दिखाई होगी मैंने, ये याद रख लेना, हमारी कंडीशंस के हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास जिम्मेदारी, उसके बावजूद आपको एक चीज मैंने बता दी है, आपके पास तो बहुत सारे संसाधन है, हम लोग पढ़ा रहे हैं यार, डिजिटली आपको पढ़ा रहे हैं, आपके घर बैठ के पढ़ रहे हो, इंटरनेट है आपके पास। मेरे पास तो अठन्नी नहीं थी, इंटरनेट तो दूर की बात है। सोचो फोन भी नहीं था यार। 11वीं क्लास कैसे पढ़ा होऊंगा मैं, कैसे पढ़ाई होगी मैंने बाद में, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया 2009 में पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने 11वीं 12वीं को, और मैं खुद कैसे पढ़ा होऊंगा सोचो। डिक्शनरी से, जब मैं पढ़ता था इंग्लिश की बुक, हिंदी मीडियम से था यार, इंग्लिश की बुक के लिए छोटी सी डिक्शनरी थी मेरे पास, छोटी सी डिक्शनरी खरीद के लाया था, पता नहीं 20 रुपए की थी शायद वो उस टाइम। उस डिक्शनरी में से वर्ड्स को ढूंढता था, इसका मतलब क्या है, 3-4 महीने तो मैंने वर्ड्स ही ढूंढे हैं, तब जाके मुझे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफर आया अच्छे तरीके से। फिर मुझको बहुत कम जरूरत पड़ती थी। आजकल तो आपके पास फोन है, फोन में से देख लेते हो यार। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेरा और आपका बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप डिजिटली यूट्यूब के ऊपर, अगर आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें, आप अपना मैथ भी कर सकते हो, केमिस्ट्री भी कर सकते हो, फिजिक्स भी कर सकते हो। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, इसलिए लाइव क्लास थोड़ी ज्यादा अच्छी है बजाय कि यूट्यूब के। और हम अगर कुछ मिस हो जाता तो यूट्यूब पे भी आप पूछ सकते हो, यूट्यूब पे आप देख सकते हो उसको दोबारा। मेरे पास तो कोई बताने वाला ही नहीं था, ऊपर वाला ही था जो बताने वाला था, उसी के सहारे पढ़ा हूं। सोचो, तो आपकी कंडीशनें काफी बेटर है, आप किसी भी टाइम यूट्यूब पर मत्था मार के पढ़ सकते हो। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी बेटा मेरे टाइम में, इंटरनेट ही नहीं था यार मेरे पास। फोन भी, हमारे तो घर में एक फोन था, वो भी कीपैड वाला, नोकिया 1100, है ना। सोचो, तो यानी वो कंडीशनों में पढ़ना और इन कंडीशनों में, आज की कंडीशंस में पढ़ना, तो आप मत समझिए कि आपके पास में जिम्मेदारी को करिए, ठीक है आपके पास टाइम शायद लिटिल होगा, लेकिन जब आप रात को बैठे हो, नोटबुक और पेन साथ में उठा लो, यूट्यूब के ऊपर कोई भी जो आपका प्रॉब्लम है, जो लेसन है, और उसके क्वेश्चन आंसर, बस करना क्या ये मैंने बता दिया, क्वेश्चन आंसर करने लास्ट में। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, नहीं आते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन टाइप करो, यूट्यूब पे कोई ना कोई टीचर मिल जाता है जिसने वो सॉल्व करवाया होता है, वहां से देख लो, या मैंने सॉल्यूशन वाली बुक भेज रखी है आपको, वहां से देख लो यार। किसी भी सुविधा में कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे को व्हाट्सएप डाल दो यार, मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि बेटा करना क्या। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा डेली भाई, 4 से 4.5 घंटे आपको कम से कम लगाने हैं, लिख कर देखने हैं। उसके अलावा जो काम कर रहे हो करो, सुबह 1 घंटा लगा लो, दोपहर को 1 घंटा, स्कूल में 1 घंटा लगा लो, शाम को 1 घंटा लगा लो, 3-4 घंटे 3-4 शिफ्टों में लगा लो यार, बस इतना ही लिटिल लिटिल करना है और हो जाएगा, है ना। और डेफिनेटली आप लोग कामयाब हो जाओगे, लेकिन लगातार मेहनत तो करनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो मैं